और इनका आने वाला समय में सारा रास्ता वे खुद बंद कर रहे हैं। किनको ये घुसपैठिए कर रहे हैं? घुसपैठिए का क्या कोई पहचान इनके पास है, साक्ष्य है? तो केंद्र सरकार क्या देख रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? चिंता है आदिवासियों का, तो असम में क्यों नहीं देते हैं? जो उनके हक का है, उनके हाथ का है, वो करके दिखाए, फिर यहाँ आदिवासी हित की बात करे। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार क्या कार्य करेगी। लेकिन इस बीच लगातार आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के सड़कों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और लगातार यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी मांग कौन पूरा करेगा। जी हां, इस वक्त हम बात कर रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी की। सहायक पुलिसकर्मी कई दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर डटे हुए हैं और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जी मौजूद है। हम बातचीत करेंगे कि इससे पहले सहायक पुलिसकर्मियों से आप लोगों की वार्ता हुई थी और अब तक सहायक पुलिसकर्मी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि आखिर उनकी मांग अब पूरा कौन करेगा। तो क्या कुछ वार्ता हुई थी और अब आगे क्या कुछ करना है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठा आश्वासन देकर उनको बरगला रही है। उनके साथ हमारी वार्ता हुई थी और हमने हर पहलुओं पर उन्हें 2 कदम आगे बढ़कर उनकी मांगों को हमने माना था। सहमति भी बनी थी, एग्रीमेंट पर साइन भी हुआ था, दोनों पक्ष की तरफ से प्रेस ब्रीफ भी किया गया था। और अचानक क्या हुआ, लोग फिर से हड़ताल पर चले गए। ये हमारे समझ से परे है। लेकिन जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिनके कहने पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं ये अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनका आने वाला समय में सारा रास्ता वे खुद बंद कर रहे हैं। समय रहते पुनः चिंतन मनन करें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। समय रहते नहीं आए तो हमेशा हमेशा के लिए इनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा, इनका कहना है कि मानदेय कम मिल रहा है, इसके साथ इनका यही कहना है कि आंदोलन कई दिनों से कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं बन रही है। तो क्या इसको लेकर भी वार्ता हुई थी कि जो आंदोलन कर रहे हैं 2500 सहायक पुलिसकर्मी, उन लोगों को सैलरी मिल जाएगा या फिर मानदेय में वृद्धि होगी? कुछ बातें हुई थी? मानदेय में वृद्धि भी हुई थी और इस स्ट्राइक काल के दौरान भी सैलरी देने का बात था। सब समझौता हुआ था, लेकिन खुद वे लोग इस समझौते से पीछे हट गए, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनका नतीजा खुद उन्हीं को भोगना पड़ेगा। तो क्या एक बार फिर से आप लोग वार्ता करने की सोचेंगे अगर वो लोग आते हैं तो? ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार है और ये सरकार जानती है कि ये लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। इस बात को जानती है कि जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। हमारा दायित्व ही इसी के लिए दिया गया है। हम अपने दायित्वों से क्यों पीछे हटेंगे? जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमें यहाँ इस जिम्मेवारी को दिया गया है, हम इस जिम्मेवारी को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक पक्षीय तो नहीं हो सकता है ना। हम अपने स्तर से पहल किए थे, उनको भी सामने आना चाहिए।
अच्छा, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है और बीजेपी की ओर से चुनाव के सह प्रभारी बनाया गया, वो लगातार झारखंड दौरे पर है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि उनका बयान था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, सरकार इसको लेकर मौन है। ना सरकार कुछ बोलती है, ना सरकार के जो लोग हैं वो लोग इसको लेकर चर्चा करते हैं। तो इतना बड़ा आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को और हेमंता विश्वकर्मा जी को यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा है, उस भाजपा से जानना चाहता हूँ, इस देश की जनता जानना चाहती है कि घुसपैठिए को रोकने का जवाबदेही किसको है। आखिर किनको ये घुसपैठिए कर रहे हैं? घुसपैठिए का क्या कोई पहचान इनके पास है, साक्ष्य है? और अगर साक्ष्य है तो केंद्र सरकार क्या देख रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? घुसपैठिए में कौन है, इस बात को भी तो चिन्हित करना होगा। सबसे पहले तो घुसपैठिए कौन है, कहां से आए हैं, इसकी पहचान हुई ही नहीं है और बिना साक्ष्य के आधार पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और अगर पहचान हुई है तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि कार्रवाई करे। उनका कहना है डेमोग्राफी में भी लगातार बदलाव हो रहा है। निश्चित तौर से डेमोग्राफी में बदलाव है, इसका तो हम लोग भी पक्षधर हैं। आज से 60-70 साल पहले झारखंड में आदिवासी बहुलता था, आज झारखंड में आदिवासियों का संख्या 26 पॉइंट कुछ ही है। आज से 50-60 साल पहले 50 से ज़्यादा हुआ करता था। तो डेमोग्राफी तो चेंज हुआ है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, कैसे इसे हुआ? हिमंता बिस्वा शर्मा का ये भी कहना है कि राज्य की सत्ता में आने से पहले आप लोगों ने कई वादे किए, लेकिन वादे एक भी पूरे नहीं हुए। अनुबंध कर्मियों को कब आप लोग परमानेंट कीजिएगा? इसके साथ ही उनका यही कहना है कि 5 लाख नौकरियों के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? तो उनका कहना है कि आने वाले समय में युवाओं के साथ वो सड़कों पर उतरेंगे, राज्य की जनता को ये बताने और समझाने का कार्य करेंगे कि आप लोग अब तक जितना भी काम किए हैं वो पूरे तरीके से हुआ नहीं है, यहाँ के लोगों को फायदा नहीं मिला है। नियोजन नीति या स्थानीय नीति के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं। हमने इसके लिए सदन में बिल भी लाया, पास भी किया, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ सरकार का खाली अकेले का दायित्व नहीं होता है, विपक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हम लोगों ने यहाँ से बिल लाया, स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का, राज्यपाल के पास भेजा, राजभवन भेजा, वहाँ से इसे स्वीकृति नहीं दी गई। विपक्ष का भी दायित्व बनता था, उनके केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए राज्यपाल हैं। पिछली सरकार में मैंने देखा झारखंड में जो लोग अन्य अन्य राज्यों से यहाँ आए हैं, 1985 से पहले जो लोग यहाँ हैं, उनको स्थानीय का दर्जा दिया गया। यहाँ का भी उनको लाभ मिल रहा है और अपने मूल राज्य का भी लाभ दिया जा रहा है। हमारे झारखंड से आदिवासियों के कारण ही यह झारखंड जाना जाता है। हमारे पुरखे कम से कम 2-3 सदी से असम में हैं। वहाँ पे उन्हें एसटी का दर्जा भी नहीं दिया गया, टी ट्राइब कह के बुलाया जाता है। दर्जा भी नहीं दिया गया। हेमंत जी को आदिवासियों पर इतना ही चिंता है आदिवासियों का, तो असम में क्यों नहीं देते हैं? असम में अगर दे देंगे तो यहाँ के आदिवासी भाजपा को खुल के समर्थन करेंगे।
एक कदम आगे बढ़ के तो दिखाए आदिवासियों के लिए, जो उनके हक का है, उनके हाथ का है, वो करके दिखाए, फिर यहाँ आदिवासी हित की बात करे। आदिवासियों का तो शोषण हो रहा है असम में, और यहाँ आदिवासी हित की बात ही कर रहे हैं। तो भाजपा का ये दोहरा चरित्र अभी से नहीं है, शुरू से है। संविधान को रक्षा करने का बात करते हैं और संविधान को तार तार कर रहे हैं। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, और झारखंड में उनकी सरकार थी, धर्म परिवर्तन निषेध कानून बनाया जा रहा है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन निषेध कानून बनाते हैं। आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है। इसके बावजूद हमारे झारखंड में इन्होंने झारखंड के ईसाई जो आदिवासी भी हैं, और वे अपनी जमीनों को अपने धार्मिक आस्था के कारण दान के रूप में दिए हैं, चर्च निर्माण के लिए और स्कूल और अन्य संस्थाओं के लिए। इनको यह कहते हुए कि ये CNT एक्ट कानून का उल्लंघन है, उसे ध्वस्त करने का सरकारी निर्देश जारी किया जाता है, बुलडोजर चलाने का बातें कही जाती है। और दूसरे समुदाय के लोग जो CNT एक्ट उल्लंघन करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर कुछ बनाए हैं, उन पर चुप्पी साधी जाती है। तो ये संविधान का उल्लंघन है। पक्षपात नहीं करना है, लेकिन ये लोग तो पक्षपात कर रहे हैं। उसी रीति से आर्टिकल 16 में नियोजन को लेकर है कि धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर को अपात्र घोषित नहीं किया जाना है नियोजन में। लेकिन यहाँ पर आदिवासी लोग जो धार्मिक स्वतंत्रता होने के कारण ईसाई धर्म को मान रहे हैं, उनको नौकरियों से वंचित करने के लिए इन्होंने जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम लाया था, ताकि ईसाई आदिवासियों को नौकरियों से, सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सके। तो ये लोग तो संविधान में प्रावधान रहते हुए संविधान को तार तार कर रहा था। तो ये है दोहरा चरित्र भाजपा का। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। नमन विक्सल कोंगाड़ी किस तरीके से तैयार है? नमन विक्सल कोंगाड़ी जी जिस समय विधायक नहीं थे, उसी समय से मैं हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी और मूलवासियों के लिए मैं लड़ते रहा हूँ। क्योंकि आदिवासी और मूलवासी एक साथ रहते हैं। कोई एक समुदाय आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर संघर्ष होगी। इसे दोनों समुदाय को साथ साथ बढ़ना होगा। और जंगल और जमीन दोनों समुदाय के पास है, और वही जीने का साधन भी है, वही इनकी पहचान भी है। उसके लिए मैं शुरू से लड़ता आया हूँ, और विधायक बनने के बाद भी लड़ता आ रहा हूँ। और इस बार भी मैं सदन में जो गैर मजरूआ जमीन है, लैंड बैंक, वो आदिवासी मूलवासी दोनों का दखल का जमीन है, उनके लिए मैंने आवाज़ उठाई। और बहुत जल्दी लैंड बैंक खत्म होगा, चूंकि अब पेशा नियमावली बनना है, और पेशा नियमावली बनेगा तो ऑटोमेटिक ग्राम सभा के हाथ में आ जाएगा। पेशा कानून का जिक्र किया, मुझे अचानक से याद आया कि जब आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई थी, पहले ही दिन राज्यपाल संतोष गंगवार जी ने कहा हेमंत सोरेन को कि मुझे जहां तक पता है कि राज्य में पेशा कानून लागू नहीं है, तो मैं आग्रह करूंगा कि पेशा कानून लागू हो। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और आग्रह भी किया है हेमंत सोरेन से। तो आप लोग क्या आने वाले समय में इस दिशा में कोई पहल करेंगे पेशा कानून को लेकर? निश्चित है, हम लोग इस पर पहल किए हुए हैं। पहले भी कई चर्चाएं हुई हैं, सामाजिक स्तर से भी, सरकारी स्तर से भी। और अब राज्यपाल जी जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन होते हैं, वे भी चाह रहे हैं कि दिया जाए जल्द। सरकार तैयार है, राजभवन तैयार है, जनता का मांग जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो यह मांग को अब कोई नहीं रोक सकता है, बहुत जल्दी मिलेगा। और ये जब अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून लागू होगा तो ये सिर्फ आदिवासियों के लिए खाली नहीं है। लोग भ्रम फैलाते हैं, जैसे कि CNT एक्ट कानून को लोग सिर्फ आदिवासियों का बोलता है,
लेकिन सीएनटी एक्ट एसटी, एससी, ओबीसी तीनों वर्गों के लिए है। उसी तरह ये अनुसूचित क्षेत्र जब बनेगा है, पेशा कानून का नियमावली मिलेगा, तो जो पेशा कानून में जो अधिकार हैं वो सभी वर्गों के लिए है। बालू का लाभ क्या सिर्फ आदिवासी उठाएंगे? सभी उठाएंगे। बाजार का लाभ क्या खाली आदिवासी उठाएंगे? सभी को उठाएंगे। वन उत्पाद का लाभ क्या खाली आदिवासी उठाएंगे? सभी को उठाएंगे। यहाँ पर बाजार, मार्केटिंग, उपयोग, संरक्षण ये सब ग्राम सभा करेगी, तो इसका सबको फायदा मिलेगा। तो ये ऐतिहासिक समय आ रहा है झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के लिए। मूलवासियों को लोग भरमाते हैं, जबकि इसका फायदा मूलवासियों को भी उतना ही मिलेगा जितने आदिवासियों को मिलेगा। तो ये तो बहुत एक सुखद अनुभव है मेरे लिए तो, और यहाँ की जनता के लिए। अब सब कोई देने के लिए तैयार है, तो अब कोई नहीं रोक पाएगा और सबका विकास होगा, ये हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तो तैयार है और कांग्रेस के विधायक भी तैयार है। आपने सुना कि इनका कहना है कि तमाम चीजों को लेकर देखा जा रहा है, क्षेत्रों का लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.